हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th का एनसीईआरटी में टॉपिक्स है। जेई नीट और जेई दोनों के सिलेबस में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और ये एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, जबकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जेई मेन में भी इससे आता है, मतलब 4 नंबर के, और नीट में भी एक क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आता है और वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के बुक्स से आता है। तो सोच लीजिए कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब 12-14 पेज जो एनसीईआरटी में है उसको अगर आप 5 से 6 बार रिवाइज करके पढ़ लें तो एक क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कोई इग्नोर करने वाला चैप्टर नहीं है। अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स भी इस पे उतना ध्यान नहीं देते, जबकि एक एक क्वेश्चन से ही आपका मेरिट बनता है। तो इजी नंबर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, तो इसे आप ज़रूर करके जाएं। इसी मोटिव के साथ मैंने ये वीडियो सीरीज से तैयार की है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को मैंने 3 से 4 लेक्चर में फिनिश करूँगा। उसके बाद लास्ट के लेक्चर्स में मैं जेई मेन और नीट के क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आपका सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल मतलब इसमें बात इन्वायरमेंट की होगी, जो एक आज हमारे लिए मेजर इशू भी है और हम लोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। तो कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, हम लोग बचपन से इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है। तो हम अपने सराउंडिंग में जितना भी चीज़ देखते हैं, जंगल, शहर, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारा आवर सराउंडिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट। और उसमें हम लोग सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल इंट्रैक्शंस ढूंढते हैं क्या सराउंडिंग में। सराउंडिंग के बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसमें हम लोग डील्स विथ सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल इंटर रिलेशन विथ आवर सराउंडिंग, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है भाई? तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करते हैं, तो जो भी इन्वायरमेंट में केमिकल स्पीसीज हैं, है ना, तो इसमें स्टडी करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, इफेक्ट, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट। मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल स्पीसीज है वो कहाँ से ऑरिजिन कर रहा है, मतलब उसका ऑरिजिन कहाँ से, वो कैसे जनरेट हो रहा है, उसका कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या रिएक्शंस हो रहा है और उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसी बात को हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सारा दृष्टिकोण होता है, सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, सारा इन्वायरमेंट में आ जाता है। लेकिन उसमें से हम इन्वायरमेंट में से क्या स्टडी करने वाले हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, मतलब केमिकल स्पीसीज के बारे में, उसका कैसे ऑरिजिन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, रिएक्शन होता है और वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो क्या है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में इट इज़ इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। तो भाई पॉल्यूशन क्या है इसको हम आगे समझते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, तो जो अनडिजायरेबल चेंज है इन आवर सराउंडिंग, मतलब कि हमारे आसपास ही तो इन्वायरमेंट है भाई। हम जो भी अपने आसपास जिस चीज़ से ये नेचर बना है, चाहे तो वो पेड़ हो, पौधे हो, पोखर हो, तालाब हो, नदी हो, आदमी हो, जानवर हो, सब क्या है हमारे सराउंडिंग में जो है उसमें कुछ भी चेंज आ जाए, अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, मतलब कि जो, और वो क्या करे, इफ़ेक्ट करे, उसका इफ़ेक्ट कैसा हो, हार्मफुल हो,
है ना, किस पे, प्लांट पे, एनिमल पे, ह्यूमन बींग्स पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक टर्म आया, क्या आया भाई, कि पॉल्यूटेंट क्या है, व्हाट इज पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब बात है कि पॉल्यूटेंट हम लोग कहेंगे किसको, तो हम किसी भी वैसे चीज़ को पॉल्यूटेंट कह सकते हैं जो नेचुरली जितना पाया जाना चाहिए, मतलब उसके जितना नेचुरल अबंडेंस से वो ज़्यादा हो जाए, मतलब कि अब भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए तो दोनों में इफेक्ट करता है, मतलब एक बैलेंस बना के होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट उसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन दैन इन नेचुरल अबंडेंस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमें जिसका भी कंसंट्रेशन बढ़ जाए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूटेंट। और ये पॉल्यूटेंट जो होता है ये दो चीज़ों से क्रिएट हो सकता है, चाहे तो ह्यूमन बीइंग भी इसको क्रिएट कर सकता है या तो कुछ नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाए, हम कुछ वैसा सब्सटेंस बना रहे हैं जिसके कारण, तो ये भी पॉल्यूटेंट है, नेचुरल हैपनिंग। जैसे कोई कोई वोल्केनो ज्वालामुखी फूट जाए तो उससे CO2 गैस निकले, CO गैस निकले, सल्फर डाइऑक्साइड निकले, तो उसका कंसंट्रेशंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जितना डिजायरेबल, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग पॉल्यूटेंट कह सकते हैं। अब जो पॉल्यूटेंट होता है वो दो तरीके का भी होता है, एक होता है डिग्रेडेबल, मतलब कि समय के साथ जो क्या हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, नेचुरल प्रोसेस से वो खत्म हो जाए। अब जैसे कि वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स क्या होता है, धीरे धीरे अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसका यूज़ नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस से उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो वापस अपने जो भी सब्सटेंस से बना होता है उसमें वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है। उसी तरीके से पॉल्यूटेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिग्रेडेबल, मतलब कि धीरे धीरे वह नेचुरल प्रोसेस से खुद ब खुद टूटने लगता है, और दूसरा होता है अनडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, मतलब ये जो होता है खुद ब खुद नहीं टूटता, नेचुरल प्रोसेस से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ जो पोल्यूटेंट होते हैं दो तरह के हम लोग देखें, एक डिग्रेडेबल, एक नॉन डिग्रेडेबल। अब डिग्रेडेबल्स में भी कुछ कैटेगरी है, जैसे अब कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो पोल्यूटेंट है लेकिन वो बहुत स्लो डिग्रेड हो रहा है ना, तो स्लोली डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट रिमेन इन द इन्वायरमेंट एंड इन एन अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ मेनी डिकेड्स, मतलब कि कई दशकों तक जो बहुत स्लो स्लो जो डिकम्पोज हो रहा है, बहुत स्लो स्लो पोल्यूटेंट खत्म हो रहा है, तो वैसे ही वो पड़ा रह जाता है कई दशकों तक। तो ये भी एक समस्या है हमारे लिए, ठीक, पोल्यूटेंट तो समस्या है ही, वैसा पोल्यूटेंट जो तुरंत नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हो वो आपका डिग्रेडेबल्स में आ जाता है। नॉन डिग्रेडेबल्स में कौन आ गया भाई, कि जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं खत्म हो, लेकिन कुछ डिग्रेडेबल होते हुए भी क्या हो रहा है, उसका बहुत धीमे धीमे हो रहा है डिग्रेड, तो वहाँ पर वो भी हमारे लिए समस्या है। तो जो स्लोली डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और उसको इन्वायरमेंट से हटाना, उसको इन्वायरमेंट से हटाना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि DDT, प्लास्टिक मटेरियल, हैवी मेटल्स, मेनी केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट, मतलब ये सब जो है, जैसे DDT है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, हैवी मेटल्स है, बहुत सारे केमिकल्स हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, ये सब स्लोली डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब इसको इन्वायरमेंट से हम अचानक नहीं हटा सकते अगर इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी सारी समस्या भी शुरू हुई है। अब प्लास्टिक मटेरियल्स है, जहाँ देखो इन्वायरमेंट में चारों तरफ अपने आसपास देखो हर जगह प्लास्टिक मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग को भी इसका प्रति थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम वैसे सब्सटेंस का यूज़ ना करें
या बहुत ज़रूरत के हिसाब से करें और उसको सेफली रिमूव करें। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम ए सोर्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर वाटर या डम्प्ड इनटू सॉइल बाय ह्यूमन बीइंग। अब पॉल्यूशन जो होता है वो ऑरिजिनेट बहुत जगह से होता है, जो पॉल्यूटेंट होता है वो बहुत जगह से ऑरिजिनेट हो सकता है, और उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको डंप कर देता है कहाँ, सॉइल में। अब भाई होता है ना कि आजकल नगर निगम में, नगर परिषद में कचड़े आते हैं, वो ले जाते हैं और उसे कहाँ वो डंप करते हैं, सॉइल में, कहीं मिट्टी में छोड़ आते हैं, उसे उसे जला देते हैं। तो जलाने से CO2 यहाँ से निकल रहा है। वो अगर अभी मान लिया जाए पटना में है, वो आसपास 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के एयर को इफेक्ट कर रहा है। तो एयर से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है भाई, कि अरे भाई पटना के गंगा नदी में आप कुछ डाल दो तो आगे 50-100 किलोमीटर दूर तक वो नदी जहाँ से वो वाटर जा रहा है वो उसको पॉल्यूटेंट कर, तो ट्रांसपोर्टेड एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, और सॉइल में भी डंप होता है। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई, तो देखिए जो अर्थ होता है, जैसे मान लिया जाए ये अर्थ है, तो ये अर्थ के ऊपर कई सारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब ये अर्थ है और इसके ऊपर कई सारे लेयर्स हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको एक फिगर के थ्रू कि कैसे कितने लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर इज ए लेयर या सेट ऑफ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, है ना। तो मतलब अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उस तो ये जो है डिफरेंट जो गैसेस होते हैं उसके लेयर्स होते हैं, इसमें कुछ डस्ट भी होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि पूरे अर्थ में जो ये लेयर होता है सेम हाइट तक नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा थिकनेस होता है, मतलब कहीं ज़्यादा दूर तक होता है, कहीं पे कम दूर तक होता है, मतलब कुछ यहाँ तक ही है, कहीं बहुत ज़्यादा तक है। तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, उसका थिकनेस सेम नहीं होता है। तो जो अर्थ का जो सबसे पहला लेयर है, अर्थ का जो सबसे पहला लेयर है, अर्थ का जो सबसे पहला लेयर है, उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो इट इज़ द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गेनिज्म लिव। मतलब हम लोग जो अर्थ के ऊपर जो लेयर होता है 10 किलोमीटर तक, है ना, फ्रॉम सी लेवल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। हम लोग भी इसी लेयर में रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज़ है, या ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, इसी लेयर में रहता है। और अगर हम बात करें कि एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल इज ए turbulent and dusty zone containing air, much water vapor, clouds in region of strong air movement and cloud formation। मतलब इसी जोन में क्या एयर होता है, मोस्टली वाटर के वेपर्स होते हैं, क्लाउड जो बादल होते हैं इसी लेयर में होते हैं, इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, मतलब और क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब इसी लेयर में ही मान के चलिए कि एयर का ज़्यादा होता है, वाटर होता है, क्लाउड होता है, और एयर का मूवमेंट भी इसी लेयर्स में होता है, और क्लाउड के फॉर्मेशंस भी। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए मैंने ये एक चार्ट दिया है कि अर्थ है, उसके सबसे ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है ना, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, और फिर एक्सोस्फेयर है। तो सबसे नीचे कौन होता है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। जैसे जैसे मतलब ये अर्थ है, तो अर्थ अगर देख रहे हैं तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, है ना। तो सबसे जो पहला लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपोस्फेयर। ये लगभग 10 किलोमीटर तक होता है, 0 to 12, मतलब सेम लंबाई नहीं होता, कहीं पे 12 होता है, कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 14 भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 10 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर क्लाउड यहीं होता है, एयर मोस्टली होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। उसके जो अगले लेयर हैं वो क्या है, तो अगला लेयर का नाम है
स्ट्रेटोस्फेयर। तो अभी बताएं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और ये 10 से 50 किलोमीटर तक होता है सी लेवल से ऊपर। ये जो डाटा दिख रहे हैं इसी को आप सही मानना है, इमेज तो मैंने सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए बताया था, ठीक है। तो दूसरा लेयर क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर। पहला कौन था, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पहला था, वो 10 किलोमीटर तक था। और ये उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और इसमें डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, लिटिल वाटर वेपर होता है। मतलब इसमें मोस्टली क्या होते हैं, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन भी इसी में मिलता है और लिटिल वाटर वेपर भी यहाँ मिलते हैं। इसी में ओजोन मिलता है। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर ही ऐसा लेयर है जो कि रोकता है सन के हार्मफुल रेज को। मतलब ये प्रिवेंट करता है 99.5% ऑफ द सन हार्मफुल यूवीज रे। मतलब एक तरीके से जैसे ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, इसके ऊपर लेयर्स हैं, है ना, इसके ऊपर लेयर्स हैं। इस लेयर से इस लेयर में यहाँ से ये सन है, यहाँ से ये पास हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है, ये यूवी रे, जो सन से यूवी रे आता है उसको रोकने का काम करता है और ये अप टू 99.5% तक रोकने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी कारण से ये ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है और अदर एनिमल को प्रोटेक्ट करता है यूवीज रे। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन जनरल स्टडीज इन ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। हम लोग जो पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में, वो मेनली हम लोग इसी दो लेयर्स में पढ़ेंगे। जो पहला लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है और दूसरा जो लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन कहाँ मिलता है भाई, तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है और यही लेयर में यूवी रे रुकता है अप टू 99% तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो ये है कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन है उसमें कौन कौन पॉल्यूटेंट होते हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में मतलब एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है उसके जो पहले लेयर जो होता है ट्रोपोस्फेयर लेयर, उसमें कौन कौन पॉल्यूटेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें पॉल्यूटेंट अनडिजायरेबल सॉलिड या गैसियस पार्टिकल होते हैं एयर में। अब जैसे कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट इसमें एज ए पॉल्यूटेंट होते हैं। अब सल्फर में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO, ये सब, कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसियस एयर पॉल्यूटेंट हैं। मतलब एटमॉस्फेयर के जो प्रथम लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, उसमें गैसियस पॉल्यूटेंट के रूप में ये सब के ऑक्साइड एज ए काम करते हैं। दूसरा हो जाता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और स्मॉग। डस्ट मिस्ट किसको कहते हैं भाई, जैसे कि वाटर का वेपर हो जाए कूल्ड एयर में तो उसे मिस्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग कोहरा लगना भी कहते हैं। आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं PRB केमिस्ट्रीज पे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको DPP, क्विज और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको अपडेट वहां लगातार होता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। इस पूरे PPTs का जो भी नोट्स के फॉर्म में है, मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम लोग बात करते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में। सबसे पहली बात करें तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसे बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिसे बोलते हैं, उसमें सल्फर भी होता है। तो उस फ्यूल को जब बर्न किया जाता है
तो वहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशंस होता है, जिसके कारण से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस है, और ये एक पॉइजनस गैस होता है, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी। इससे रेसिस्ट जो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम है, मतलब इसको अफेक्ट करता है। इसका लो कंसंट्रेशन भी हमारे लिए जो डिजीज क्रिएट होता है इसके कारण, वो अस्थमा, ब्रोंचिट्स एंड इपिसेमिया, इसके कारण जो इरिटेशन आइज में हो जाते हैं, रिजल्टिंग टीयर्स और रेडनेस, मतलब SO2 के कारण हमारी जो आँखें होती हैं वो लाल हो जाती हैं, जिसके कारण टीयर्स और रेडनेस हो जाता है आँखों में। अब दूसरी बात कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टीफनेस ऑफ फ्लावर बड्स इन प्लांट, मतलब कि इसके कारण फ्लावर के जो बड्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, वो सिकुड़ जाता है। किसके कारण? SO2 के कारण। अब और स्टडी करते हैं कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर होता है वो एक स्लो प्रोसेस है, बिना कैटालिस्ट के ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन कई बार एटमॉस्फेयर में कैटालिस्ट मिल जाते हैं, कुछ मैटर ही, तो यहाँ पर SO2 है उसका ऑक्सीडेशन होके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो अनकैटालिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज स्लो, मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो होता है फर्दर वो स्लो होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटालिस्ट, मतलब लेकिन एयर में कुछ पॉल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं कैटालिस्ट, वो इसके प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन ओजोन के थ्रू भी होता है, मतलब ओजोन भी ऐड होकर सल्फर ट्राईऑक्साइड और O2 गैस रिलीज करता है। साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा भी इसका ऑक्सीडेशन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शंस है ये NCERTs में गिवन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 में, और आपका यहाँ पर जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है ओजोन से भी ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड और O2 गैस बनाता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी ऑक्सीडेशन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स के बारे में। जनरली एयर में बहुत एक बड़ा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, मतलब एयर में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आप कह सकते हैं कि लगभग 21% ऑक्सीजन होता है और 78% आपका नाइट्रोजन होता है। लेकिन एयर में ये दोनों अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन इंजन में, कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर में होने के कारण जो फॉसिल्स फ्यूल बर्न होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होके सिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो अनरिएक्टिव होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, लेकिन इंजन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण ये आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। फिर से ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे ये क्या होता है भाई, तो ये रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन ऑटोमोबाइल इंजन में बहुत हाई टेम्परेचर में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्टिव होता है और तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 देता है। अब हम लोग और आगे देखते हैं, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन NO रिएक्ट विथ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि NO जो होता है
उसका ऑक्सीडेशन और तेजी से होता है। कहाँ? ओजोन के साथ। ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो होता है, जबकि यहाँ पर जब ओजोन से रिएक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये फास्टर ऑक्सीडेशन होता है किसका? NO का। इट मीन्स जब फास्टर ऑक्सीडेशन होगा NO का, तो उतना ही फास्टर रेट से NO2 का प्रोडक्शन होता है। और NO2 का जो बनता है, इसके कारण से ट्रैफिक में जब हम लोग फंसे होते हैं तो NO2 के बनने के कारण, अरे भाई क्या होता है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के अंदर NO2 बन रहा है, क्यों? अभी बताएं भाई। ट्रैफिक में पूरा क्या होगा, ट्रैफिक अगर है तो ट्रैफिक में गाड़ियाँ होंगी तो उसके ऑटोमोबाइल इंजन है, तो वहाँ पर NO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो उसके कारण हमको इस तरीके की समस्या देखने के मिलती है। रेड हेज होता है, मतलब आंखें पूरे लाल हो जाती है और थोड़ा सा सर घूमने लगता है ना। और ये क्यों होता है? तो ड्यू टू नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन का ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। साथ में हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 जो होता है वो डैमेज करता है लीव्स के प्लांट को। अब भाई जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है NO2 है, वो किसको डैमेज कर रहा है? वो डैमेज कर रहा है लीव्स के प्लांट्स को, प्लांट्स के लीव्स को, सॉरी, मतलब पत्तियों को वो खराब कर रहा है। तो इससे जरूर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वह अफेक्ट करेगा। NO2 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट आयन। NO2 जो होता है, जो गैस बना है, वो कई बार ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट आयन में, विच इज वाश्ड इनटू सॉइल एंड सर्व एज ए फर्टिलाइजर। NO2 कई बार जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट आयन में, और ये सॉइल में जाता है, तो ये एज ए फर्टिलाइजर भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 नाइट्रेट आयन जो होता है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज हो सकता है, लेकिन NO2 एज ए फर्टिलाइजर यहाँ पर अभी यूज नहीं होता है डायरेक्टली। साथ में NO2 जो होता है वो लंग्स के लिए हम इरिटेशंस क्रिएट करता है, जिसके कारण से स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याएं बच्चों में देखने को मिलता है। इट इज टॉक्सिक इन लिविंग टिश्यू, मतलब ये लिविंग टिश्यू के लिए टॉक्सिक है। कौन भाई? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो हार्मफुल फॉर वेरियस टेक्सटाइल्स, फाइबर्स एंड मेटल्स। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो लिविंग टिश्यू के लिए खराब होता है, हार्मफुल होता है बहुत सारे टेक्सटाइल के फाइबर के लिए और मेटल्स के लिए, और इससे स्वास्थ्य संबंधी, मतलब जो हमारा श्वसन से रिलेटेड अंग है ना, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमारियां क्रिएट करता है। कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन भी जो है वो बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन से। अगर देखिए, जो भी ऑटोमोबाइल में है वो जीवाश्म ईंधन यूज होते हैं, जिसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं। उसके इनकम्प्लीट कंबसन से, अगर वो इनकम्प्लीट कंबसन होता है, उसके कारण से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से कैंसर क्रिएट होता है। ठीक है, तो हार्म करता है किसको? प्लांट को भी हार्म करता है। ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, सीडिंग्स ऑफ लीफ, फ्लावर एंड ट्विंग्स। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट है। ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस होता है, हाईली पॉइजनस इन लिविंग बीइंग ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन एंड टिश्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन से कंबाइन होके एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो 300 गुना तक ज़्यादा
मजबूत होता है ऑक्सीजन के कंपेयर। ऑक्सीजन भी बाइंड होता है हेमोग्लोबिन से, तभी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन से बाइंड हो सकता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो वो 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो जिसके कारण से ये एक स्टेबल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड होता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, तो उसके कारण से जो ये ब्लॉक कर देता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन एंड टिश्यूज। इट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ कार्बन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन को कुछ का भी कम्बसन कंप्लीट नहीं होता है, या तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, जिसके कारण से जब कम्बसन करते हैं इन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है।